तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। तो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। कंटिन्यू करिए सर। जी काइंडली अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज। नहीं नहीं, माइक तो हम म्यूट करेंगे सर, बस स्टार्ट हो। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे वेलकम टू एवरीवन टू द लीगल वर्ल्ड। आज का जो हमारा सेशन है, ये जो वेबिनार है, इट्स अ वन डे वेबिनार ऑन हाउ टू बिकम अ गुड लॉयर। इस सेशन का बेसिक जो पर्पस है वो यही है कि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि जब स्टूडेंट लॉ में आते हैं या प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ों के ऊपर उन्हें ज़्यादा फोकस करना है ताकि वो एक अच्छे लॉयर फ्यूचर में बन सकें। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन टाइम वेस्ट किए बगैर ही। तो मेन सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है, जो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ओवरव्यू है, आप पढ़ सकते हैं। जो स्पीकर हैं आज के, मलिक अहमद शमीम मेरा नाम है। आई एम एडवोकेट, पार्टनर एट शराजी लॉ एसोसिएट्स, पार्टनर एट समड़िया लॉ चैम्बर्स, फाउंडर हूँ मैं लीगल वर्ल्ड का। साथ साथ में इंटरनेशनल शेफ भी हूँ। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले तो वकील जब आपने बनना है तो उसके लिए जो पहला एलिमेंट है वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इट इज़ द मास्टर ऑफ द लॉ। कि आपको कानून का इल्म होना चाहिए। अब कानून का इल्म से ये मुराद नहीं है कि आपको तमाम तर कानून जुबानी याद होने चाहिए। नहीं, कानून का मास्टर से मुराद ये है कि जो आपके इमर्जिंग लॉज हैं, जो नए कवानीन आ रहे हैं, जो नए रूल्स आ रहे हैं, नए रेगुलेशंस आ रही हैं, नए अमेंडमेंट्स आ रही हैं, फ्यूचर लॉ आ रहा है, आपको उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है ना। ग्रिप से ये मैं फिर कहूंगा, ग्रिप से ये मकसद नहीं है कि आपको वो जुबानी रटे होने चाहिए, बट आपको वो चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने एक एफआईआर आती है, ठीक है, आप ऑफेंस पढ़ते हैं, आपको ऑफेंस का आइडिया होना चाहिए कि ये ऑफेंस, जहाँ तक मुझे लगता है, ये चोरी का है या डकैती का है या अटेम्प्ट टू मर्डर है। आपको पूरी लाइन ऑफेंस की बेशक याद ना हो, लेकिन आपको ये जरूर पता हो कि ये ऑफेंस किस चीज से, किस सेक्शन से, किस एक्ट से, किस क्राइम से रिलेट करता है। ठीक है ना। तो मास्टर ऑफ द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ टू बिकम अ गुड लॉयर। अगर जिस वकील को, जिस कानूनदान को अपने लॉज का नहीं पता, वो कभी भी एक अच्छा वकील नहीं बन सकता। चाहे सीनियर है, चाहे जूनियर है, चाहे फ्रेशर है, चाहे यंग लॉयर है, वो कभी भी अच्छा वकील नहीं बन सकता। सो सबसे पहला एलिमेंट कि आपको कवानीन का इल्म होना चाहिए कि कौन से कवानीन हैं जिनको हमने पढ़ना है, समझना है, देखना है, जो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सो सबसे पहला एलिमेंट ये है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ द लीगल प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट है जी, रिसर्च स्किल। जो मेरा सबसे मेन, मैं मास्टर लॉ ऑफ लॉ से भी ज़्यादा फोकस करता हूँ कि इन एक अच्छे वकील को रिसर्चर होना चाहिए, जो हमारे यंगस्टर्स में बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। कोई भी यंग लॉयर एक रिसर्च पर्पस या रिसर्च मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं करता। रिसर्च क्या है, कैसे की जाती है, कौन कौन सी चीज़ों पे की जाती है, ना तो स्टूडेंट्स को ये बात का पता है और ना ही वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। रिसर्च है क्या? रिसर्च ये नहीं किताब खोल के बैठ जाना, या बुक, या किसी भी सीपीसी क्यूएसओ को बैठ के खोल के बैठ के और उसको पढ़ना शुरू कर देना। दिस इज नॉट अ रिसर्च। रिसर्च है क्या कि आपने एक सेक्शन पढ़ा, एक एलिमेंट पढ़ा, एक ऑफेंस पढ़ा। अब आपने रिसर्च कैसे करनी है उस ऑफेंस से रिलेटेड, यू हैव टू टेक नोट्स। उन नोट्स के बाद यू हैव टू डेवलप द गूगल। आपको गूगल खोलना है, आपको देखना है गूगल इसके बारे में क्या कहता है। फिर उसके बाद आपने उससे रिलेटेड जजमेंट्स देखनी है, केस लॉज देखने हैं, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉज पे क्या कहता है। दिस इज द रिसर्च। ऑफेंस पढ़ लेना, बुक को खोल के पढ़ लेना, उसको देख के याद कर लेना इज नॉट अ रिसर्च। रिसर्च वही है जिसके ऊपर आप
आगे से आगे फर्दर से फर्दर उसको पढ़ें, उसको देखें, उसको रिसर्च करें। अब जैसे कि आप सबको पता है कि एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो आपके लिए रिसर्च जो है वो और ज़्यादा आसान हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स अवेलेबल हैं। अब तो पाकिस्तान में भी 2 से 3 एआई टूल्स आ गए हैं जो रिसर्च पे काम कर रहे हैं। ठीक है। उनमें से 2 जो हैं वो पेड हैं, एक जो है वो अनपेड है। ठीक है, आप उनके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं, बट ये समझना कि मैंने बुक याद कर ली, मैंने ऑफेंस पढ़ लिया, मैंने केस को रीड आउट कर लिया, इज नॉट अ रिसर्च। ठीक है। रिसर्च वही है कि आप एक चीज को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर फर्दर इम्प्लीमेंटेशंस क्या करते हैं, फर्दर नई चीजें क्या लेके आते हैं, नए प्रेसिडेंट्स क्या है, नए डॉक्यूमेंट्स क्या है, नया लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ उस पे क्या कहता है। दिस इज द रिसर्च स्किल। नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन स्किल। अब एक अच्छा वकील, आपने लॉ भी पढ़ लिया, आपने रिसर्च भी कर ली, अब आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आ रहा। आपको अपने क्लाइंट से, आपको जज से, आपको अपने एसोसिएट से कम्युनिकेशन ही नहीं आती, बात करने का तरीका ही नहीं पता, तो आप कभी भी एक अच्छे वकील नहीं बन सकते। अब कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह पे डिफरेंट है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्लाइंट के साथ आपने ऑर्डर नहीं उसको देना, या आपने उससे तरला नहीं करना। जज के सामने जब ने आपने जाना है तो आपने रिक्वेस्टिंग वे में जाना है। क्लाइंट के साथ अगर आप रिक्वेस्टिंग वे में जाएंगे तो क्लाइंट समझेगा ये तो वकील ही नहीं। जज के सामने जाना है तो आपने हम्बल होके जाना है, रिक्वेस्टिंग वे में जाना है, क्योंकि आपने उससे रिजल्ट लेना है, उससे आपने उस केस की जो रेमेडी लेनी है। ठीक है। अगर आपने अपने एसोसिएट को देना है तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड कम्युनिकेशन स्किल। एसोसिएट को आपने ऑर्डर देना है। ठीक है ना। तो अगर आपको ये स्किल नहीं पता कि किसके साथ हमने किस तरह बात करनी है, अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, पुलिस वालों को कैसे डील करना है, जजेस को कैसे डील करना है, एसोसिएट्स को कैसे डील करना है, तो कभी भी आप कम्युनिकेशन जो ग्रिप है वो खराब रहेगी। सो फिर मैं कहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया, इट इज प्रेजेंटिंग अ केस इन कोर्ट नेगोशिएशन with other parties, explaining legal concepts to the client। सर भाई अपना माइक म्यूट कर दें सर। सर अपना माइक म्यूट कर दें बॉस। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं यही कहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग विद द ऑल एस्पेक्ट्स इन द लीगल प्रोफेशन। ठीक है ना। लीगल प्रोफेशन में डीलिंग सिर्फ आपकी क्लाइंट के साथ नहीं है, डीलिंग आपकी सिर्फ एक जज के साथ नहीं है, क्योंकि जब हम लॉ प्रोफेशन में, हमारी डीलिंग हर तरह के इंसान के साथ है, जजेस के साथ है, पुलिस वालों के साथ है, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ है, डीसी के साथ है, क्लाइंट्स के साथ है। उसके बाद जो आपका अदालती अमला होता है, रीडर, एलमद, उन सब के साथ डीलिंग का एक अलग प्रोसेस है। ठीक है ना। तो हर एक को कैसे डील करना है, हर एक के साथ कौन सी बात करनी है, अगर आप समझे कि मैं अग्रेसिव वे में जाके जज के सामने या अलमत के सामने बात करूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। हर जगह एग्रेसिव नहीं होना, हर जगह अग्रेसिव मोड नहीं रखना, हर जगह पे अग्रेसिव वे से बात नहीं करनी। कहीं जगह पे प्लीइंग वे होना चाहिए, कहीं जगह पे रिक्वेस्टिंग वे होना चाहिए, कहीं जगह पे ऑर्डरेटिव वे होना चाहिए आपका। ठीक है। अगर आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं तो उधर आपका जो वे ऑफ द टॉक है वो अग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है ना। अग्रेसिव ये नहीं जाते ही गालियां देना शुरू कर दें, जैसे हमारे अक्सर वकील करते हैं, जाते ही एसएचओ को गालियां देते हैं। नो, दिस इज नॉट अग्रेसिव वे। अग्रेसिव वे, यू शुड बी स्ट्रांग, आपको पता होना चाहिए कि मैं उसको क्या कहने जा रहा हूँ। मगर आप समझेंगे जाते ही मैं एसएचओ को गालियां दूंगा तो दिस इज द कम्युनिकेशन वे। नो, दिस इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन वे। सो फिर मैं कहूंगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल शुड बी वेरी गुड इन दैट पर्पस। नेक्स्ट है जी अटेंशन इन डिटेल। ये जो चीज़ है ये हमारे सीनियर्स भी नहीं करते और जूनियर्स तो बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि हमारा ध्यान जब भी हम केस की फाइल पढ़ रहे होते हैं तो मोबाइल के साथ होता है, सोशल मीडियाज में होता है, या हम साथ साथ रील्स देख रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप जब भी केस की फाइल पढ़ते हैं,
आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए कि केस के अंदर किस लाइन पे कौन सी बात लिखी है, कौन से हमने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, एविडेंस कहाँ पे कौन सी बात कह रही है। साथ में जब भी आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं या केस लॉज पढ़ने हैं या जजमेंट्स पढ़नी है, आपके हाथ में दो पेंसिल्स होनी चाहिए, एक ब्लू या ब्लैक, एक आपके हाइलाइटर। जब जब आप कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई ऐसी बात, ऐसा एलिमेंट पढ़ें जो आपके केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो, उसको अंडरलाइन करें, जी हेडलाइन जी मैम। को मार्क करें, उसको नोट डाउन करें, उसको बुलेट्स में नोट डाउन करें। शायद शायद हो। ठीक है ना? सो दैट्स वाई अगर आप ये शायद चीज़ शायद को शायद। यार मेरी रिक्वेस्ट है सर, अपने माइक्स जो हैं काइंडली रखें। जो दूसरे जितने बंदे माइक को म्यूट करे मेहरबानी, अगर नहीं है तो लीव करे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अटेंशन इन डिटेल्स में। फिर मैं वही कह रहा था, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड एनी केस में, क्योंकि आप देखें अटेंशन इन डिटेल का मकसद या पर्पस क्या है। आपने कभी क्रिमिनल लॉ का एक बड़ी अच्छी एक लाइन आपने पढ़ी होगी, अ सिंगल बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज पर्सन। इसका मकसद यही होता है कि आपके केस में एक छोटी सी बात, एक छोटा सा डाउट, एक छोटा सा भी एलिमेंट अगर आपको वो मिल जाए, तो आप अपना केस जीत सकते हैं, आप अपना ग्राउंड विन कर सकते हैं, आप अपने केस में अच्छे से अच्छी जो है कोर्ट से या जज से आप रेमेडी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने केस ही नहीं पढ़ा, आपने अपने केस में रिसर्च ही नहीं की, या आपने अपने केस में अटेंशन ही नहीं दी, आपने केस में डॉक्यूमेंट्स को ही रीड नहीं किया या एविडेंस को ही रीड नहीं किया, तो आप कैसे समझते हैं कि आप अपने मुलजिम को, क्लाइंट को, या जो भी प्लीड कर रहा है उसको आप केस में एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके अपना एक अच्छी रेमेडी ले सकते हैं। तो बात ये है, व्हेन यू आर गोइंग टू द केस, व्हेन यू आर रीडिंग द डिटेल, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। और फिर मैंने कहा दो पेंसिल्स हमेशा अपने साथ रखें जब आप केस को पढ़ें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। एनीवन हैज द क्वेश्चन प्लीज आस्क, ताकि ये जो हमारा सेशन है वो और अच्छा गुजरे, ताकि आपके साथ भी एक अच्छा मेरा मॉर्निंग हो सके। अस्सलाम वालेकुम। सर अहमद नवाज एडवोकेट हाई कोर्ट से बात कर रहा हूँ। जी सर बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि केस क्लास के लिए जो सूटेबल वेबसाइट्स हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, जो अथेंटिक हो, जिसकी साइटेशन अच्छी हो, वो काइंडली रिकमेंड कर दें। जी, सबसे पहले जो केस लॉज के लिए तो मेरी प्रेफरेंस तो यही होती है कि साइट से ज़्यादा बुक, जो आपके शुमारे आते हैं, जो आपकी बार में आपको वो बुक्स आती हैं, आप उधर से पढ़ें। खास तौर पे व्हेन यू आर अ यंग लॉयर। ठीक है ना? जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए फिर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन जब आप एक यंग लॉयर हैं तो आपको बुक इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी साइट की तरफ आना चाहते हैं तो पाकिस्तान लॉ साइट पहले नंबर पे है, PLJ लॉ साइट दूसरे नंबर पे है। अब तीसरे नंबर पे एक आई है माई मुंशी, इट्स अ AI वेबसाइट। आप उसकी एक्सेस ले सकते हैं, इट्स अ पेड वेबसाइट, आप उसकी एक्सेस ले सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट पाकिस्तान लॉ साइट से तो कम ही है। तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं राइट नाउ इन पाकिस्तान। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम कसमलूक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम अभी तो लायर बन नहीं गए, हम अभी स्टेज स्टूडेंट स्टेज पे पढ़ रहे हैं। तो हमें थोड़ा कुछ ट्रिक बताए कि कैसा हम इंटेंशन ज़्यादा अपने स्टडी पे दे, क्या करें, और इसलिए थोड़ा ट्रिक बताए तो आपकी मेहरबानी हो जाए। सबसे पहले एज अ स्टूडेंट लाइफ में तो मेरा तो यही आपको जो है एडवाइस है कि आप बुक रीडिंग करें। ठीक है? ये नहीं सिर्फ लॉ से रिलेटेड बुक्स, नहीं नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की आप बुक्स पढ़ें। तो एजाज हसन का एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, अगर आपने कभी देखा हो तो उसने उसने वो अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए दे रहे थे कि मेरी लॉ लाइब्रेरी में कोई भी लॉ बुक अवेलेबल नहीं है, मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। तो आप बुक रीडिंग करें पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे
आप अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो डिफरेंट लॉ पढ़ें, पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ें, पाकिस्तान का भी पढ़ें, इंडिया का पढ़ें, यूके का पढ़ें। और तीसरे नंबर पे जजमेंट्स पढ़ें। जो पाकिस्तान की जजमेंट्स है ना, हर रोज 2 जजमेंट्स जरूर पढ़ के सोया करें। बेशक आपको समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपको लॉ लैंग्वेज आएगी कि लॉ की लैंग्वेज क्या है। आपको पता है इंग्लिश डिफरेंट है, हमारे भी यूज इंग्लिश ही होती है, बट इंग्लिश में हमारी लॉ लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है ना? तो आपको वो लॉ लैंग्वेज का पता चलेगा, आपको बेसिक ग्राउंड्स का पता चलेगा। तो ये चीज, तीनों चीजों पे अगर आप फोकस करें इन स्टूडेंट लाइफ, तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। एक दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये सेशन हर दिन एक टाइम 9 बजे ले ले, तो हमारे लिए थोड़े कुछ ही आपके ट्रिक पे और ऐसे बातें हमें बहुत अच्छी लगी आज आपकी बात। जी थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ। क्लाइंट सेंटर अप्रोच। अब क्लाइंट सेंटर अप्रोच क्या है? ये बड़ा ही एक मुश्किल एलिमेंट होता है, खास तौर पे अब आप यंग होते हैं, क्योंकि यंग जब आप होते हैं आपके पास क्लाइंट नहीं होते। ठीक है ना? और आपको क्लाइंट डीलिंग भी नहीं आती। क्लाइंट जब आपके पास आता है वो आप पे ट्रस्ट भी नहीं करता। तो क्लाइंट अप्रोच के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्लाइंट को सुने, क्योंकि अदालतों में वो लोग आते हैं जो परेशान होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस वो आके हमें बात बताते हैं, हम कहते हैं जल्दी लाएं लाएं आपका केस फाइल कर देते हैं। नहीं, पहले उसकी बात सुने। बेशक वो 1 घंटा बाद सुनाता है, 2 घंटे बाद सुनाता है, 3 घंटे सुनाता है, उसको सुनाने दें। उसका दिल, उसका बोझ हल्का करें। हम लोग ये नहीं करते, हम लोग कहते हैं लाओ जल्दी से केस फाइल करते हैं, गलत करते हैं। दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंड देयर गोल्स। जब वो अपनी बातें सुना रहा हो तो कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो साथ साथ नोट करते जाएं एक सिंगल पेज पे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लड़की आ गई, वो कहती है जी मैंने तलाक लेनी है। ठीक है ना? वो आगे आपको कहती है जी मेरे साथ तो बहुत, जैसे लड़की फीमेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें एक्स्ट्रा भी बताती हैं जब, हाँ, क्योंकि मैं भी केसेस डील करता हूँ तो क्लाइंटेज में जब हम उनको डील कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा भी बताती हैं। ठीक है ना? जैसे मेरी सास ने मुझे ये कहा, और मेरे देवर ने मुझे वो कहा, मुझे तो ये ऐसे हो गया, मुझे फलां हो गया, बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें। तो वो हम सुन, एक अच्छा लॉयर वो है जो उसकी सुने, ये नहीं कि बीबी चुप कर जा मैनू और भी काम नहीं। दिस इज अ रॉन्ग वे। सुनाने दें उसे, सुनाओ जी। उन्होंने कहा जी सास ने ये कहा, फलां कहा, वो कहा, लिखें। तो ये चीज़ आपने नोट डाउन करते जाना है। ठीक है ना? फिर प्रोवाइड एडवाइस विद अलाइन गोल्स। फिर उसको एडवाइस दें कि देखो मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये केस इस तरह फाइल करना चाहिए, या ये पहले काम करना चाहिए, या पहले ये एलिमेंट करना चाहिए, एफआईआर करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। फिर तो आप उसको गाइड करें। लेकिन अगर आप जाते ही उसे ये बात कहेंगे आओ जी केस फाइल कर दें, नहीं, दिस इज नॉट अ गुड जेस्टर टू द क्लाइंट। क्योंकि जब आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, जब आप उसकी डिमांड ही नहीं सुनेंगे, तो वो कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा? तो क्लाइंट सेंटर अप्रोच के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जब एक फीमेल क्लाइंट आती है तो वो आपको बहुत सारी कहानियां सुनाती है, जी वो हो गया, ये हो गया, फलां हो गया। तो कोई मसला नहीं, आप सुने। आपको क्या, क्योंकि यंग, पहले तो बात है कि हाँ जब सीनियर होते हैं फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको ये सारी चीज़ें डील करना। लेकिन जब आप जूनियर हैं, आपको पास टाइम ही टाइम है, तो सुनते जाएं उसकी। 2 घंटे सुनाती है तो सुनाने दें उसको। ठीक है? नेक्स्ट है जी, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। तेरा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथिक्स और इंटेग्रिटी जो हमें बिल्कुल खत्म होती जा रही है। ठीक है ना? यंगस्टर्स में ना तो सीनियर की रिस्पेक्ट रही है, ना ही उनमें ऑनेस्टी रही है। थोड़े से पैसों के लिए वो क्लाइंट का केस खराब कर देते हैं या झूठ बोल देते हैं। जैसे अगर आपको एक क्लाइंट कहता है मेरी नकल बनवा दो, मेरे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा दो, आप उसे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन आप उसका काम ही नहीं करते। या काम जो 1 दिन में होने वाला था या 2 दिन में आप उसे वादा करते हैं, आप उसको 10 दिन के बाद वो काम करके देते हैं, तो उस काम का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा। अगर आप ये हरकत करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, ये तो बंदा ही नहीं ठीक। ठीक है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपको एक बात आके बताता है,
वो कॉन्फिडेंस में रहनी चाहिए। ये नहीं आप पूरे मोहल्ले में वो बात बता दें, पूरे अपने यारों दोस्तों को, जी मेरे पास एक क्लाइंट आया उसने मुझे ये कहानी सुनाई, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद फेयर डीलिंग। फेयर डीलिंग क्या है कि जो भी क्लाइंट आता है, अब एक फॉर एग्जांपल आपने नकल बनवानी है या आपने एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के देने हैं जो 1,000 रुपये में हो रहा है, आप उससे 1,500 ले लें, 2,000 ले लें, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट का 20,000 उसे मांगे, तो ये गलत चीज़ है। फेयर डीलिंग, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो ये हरकत करते हैं कि जी वो हमने डॉक्यूमेंट टेस्ट कराना है जी, लाओ जी 5,000 रुपये। वो डॉक्यूमेंट 500 रुपये का टेस्ट होता है, क्लाइंट से वो 5,000 ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना लें, पैसे लें बट एक लिमिट में लें। आप 500 लगता है, आप 1,000 रुपया ले लें, आप 1,500 ले लें, लेकिन इससे ज्यादा ये तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है। तो अपनी एथिक्स और इंटेग्रिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स से मुराद है आपकी प्लीडिंग, आपकी प्लेंट, आपका ड्राफ्ट जो आप तैयार करते हैं, जो यंगस्टर्स को तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ना ही वो पढ़ते हैं, ना ही उनकी इंग्लिश अच्छी है, ना ही उनकी उर्दू अच्छी है, ना उनको दावा लिखना आता है। वो क्या करते हैं, कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, जाके कहते हैं जी दावा लिख के दे दो। हमेशा ड्राफ्ट खुद तैयार करें, चाहे शुरू में आपको नहीं आता, बार 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 उसको लिखें, बार बार इम्प्लीमेंट करें, लोगों के अपने सीनियर्स के ड्राफ्ट लेके उसको ऊपर से दे के लिखें। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, 5 दफा, 6 दफा, जब तक आप ऊपर से देख के नहीं लिखेंगे आपको राइटिंग स्किल्स नहीं है, कि आपको पता ही नहीं होगा कि डिवोर्स के केस में क्या बातें लिखनी है, आपको पता ही नहीं होगा कस्टडी के केस में क्या बात लिखनी है, आपको पता ही नहीं होगा बेल के केस में कौन सा ग्राउंड लिखना है, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है। आप कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, कंप्यूटर वाले को पैसे देते हैं, वो निकाल के आपको ऊपर से जो मर्जी लिख के दे देता है। तो कभी भी ये काम नहीं करें। इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने बहुत सारे कोर्सेज करवाए हैं ड्राफ्टिंग के ऊपर जो पेड थे और कुछ अनपेड भी थे, कि राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स बेहतर करें। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने इतने सेशंस दिए हैं, कईयों ने तो पैसे भी दिए हैं, पे भी किया है, लेकिन वो मजे की बात है, वो पे करने के बाद भी सेशन लेने आते थे। ठीक है ना। अपनी राइटिंग स्किल्स पे जरूर फोकस रखें। नेक्स्ट है जी टाइम मैनेजमेंट। अब जो वकील साहब सुबह 9 बजे केस का आपका होता है, पहली आवाज 9 बजे आजकल हो जाती है, 9 बजे ही ना के कोर्ट में पहुंचे, तो वो कहें जी मेरा केस खराब हो गया है, या मुझे क्लाइंट ने छोड़ दिया है, या क्लाइंट ने नया वकील कर लिया है, तो उसकी टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, उसको टाइम का पता ही नहीं कि कोर्ट टाइमिंग क्या है, टाइम की कदर क्या है। कोर्ट अक्सर ऐसे होता है, मैंने बहुत दफा कोर्ट्स में देखा है कि खास तौर में क्रिमिनल केसेस में, सिविल में फिर भी जजेस रिलीफ थोड़ा दे देते हैं टाइम का, कि अक्सर वकील लेट आते हैं और बेल कैंसिल होती है। तो ये बहुत सारे मैंने लॉयर्स को देखा है कि वकील साहब वो जज साहब पूछते हैं जी ये कोर्ट में कोई आया है, नहीं सर, बेल खारिज, सिर्फ टाइम पे ना आने की वजह से। सो टाइम मैनेजमेंट लॉ में नहीं, दुनिया के हर प्रोफेशन में, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कोई भी हैं, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और की ऑफ सक्सेस। बड़े बड़े आप गूगल करके देख लें, जितने भी बड़े बड़े जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े रिच बिलीनियर्स हैं, मिलीनियर्स हैं, वो सब ये कहते हैं कि जिसके पास टाइम मैनेजमेंट जिसको नहीं आती उसने कुछ नहीं करना जिंदगी। नेक्स्ट है जी कॉन्टिन्यूस लर्निंग। वकालत एक ऐसा शोबा है, आप 70 साल के भी हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि आपको 70 साल के बाद भी आप पढ़ते भी रहें, आप हर तरह की प्रैक्टिस करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक परफेक्ट लॉयर हूँ, क्योंकि कोई भी इस फील्ड में एक परफेक्ट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हर रोज, हर दिन, हर लम्हे एक नया कानून आता है, हर पॉइंट पे एक नई जजमेंट आती है, हर हर टाइम एक नई लॉ में अमेंडमेंट होती है। तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग अगर आपकी होगी तो आप अच्छे वकील हैं।
अगर आप नए लॉज को पढ़ देते रहेंगे, नई अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे, नए बुक्स को पढ़ेंगे, तो ही आप कोर्ट में अच्छा केस प्लीड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छे फॉर एग्जांपल 2024 में एक नई जजमेंट आ गई है, आपको पता ही नहीं है, कोर्ट में आप जाते हैं, आप कहते हैं सर ये, कोर्ट आपको कहेगी 2024 में तो ये कानून ही बदल गए, तो फिर आप क्या करेंगे उधर? सो यू शुड रीड न्यू लॉज। पुराने तो पढ़ने ही हैं, नए लॉज भी हर रोज पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो फिर ही आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। बिल्डिंग ए गुड नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग लिंक। वकालत में आपके लिंक बहुत मैटर करते हैं। लिंक से मुराद आपके लॉयर्स के दोस्त कितने हैं, आपके पुलिस में कितने अच्छे दोस्त हैं, आपके ब्यूरोक्रेसी में कितने अच्छे लिंक्स हैं, आपकी यारी दोस्ती जो है वो किन लोगों के साथ है, आपकी क्लाइंटेज आपके साथ कितनी लॉयल है। मैंने अक्सर ऐसे देखा है, बहुत अच्छे अच्छे मेरे बहुत के बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं अभी अभी मैं फ़ोन करूं तो वो मेरे लिए तैयार हो जाएंगे कहीं भी जाने के लिए। सो दिस एलिमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैंने उनके केसेस को, उनकी क्लाइंटेज को अच्छे तरीके से डील किया। सो यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। मेरे उस्ताद जो लाहौर होते हैं वो मुझे अक्सर कहते होते थे कि अगर फौजदारी वकील बनना है ना, तो 5 लोगों के साथ आपका लिंक हर टाइम होना चाहिए। एक, पुलिस वालों के साथ। दूसरे नंबर पे डॉक्टर्स के साथ। तीसरे नंबर पे आपके अच्छे जो सीनियर लॉयर्स हैं उनके साथ। ठीक है। फोर्थ, आपको जजिस की अदब करना चाहिए। सारिश, सारिश अपना माइक कर दें। काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें जी। सो आपके लिए बिल्डिंग नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके दोस्त, आपके इन्वेस्टिगेटर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, पुलिस वाले, जजेस आपके लिंक अच्छे नहीं, तो आप वकालत नहीं अच्छी कर सकते। नेक्स्ट है जी कोर्ट रूम स्किल्स। कोर्ट रूम स्किल से मुराद ये है कि आपको कोर्ट में पेश होने का तरीका आता है या नहीं। ये नहीं कोर्ट में जा रहे हैं तो कॉलर खुली हुई है, बटन खुले हुए हैं, टाई इधर है, टाई पहनी नहीं है, पुराना सा बाल बिखरे हुए हैं। दिस इज नॉट अ कोर्ट रूम स्किल। कोर्ट रूम में जाना है, आपका यूनिफॉर्म शुड बी परफेक्ट। ठीक है, आपने नहा धो के सुबह तैयार होके टाई शाई लगा के अच्छे तरीके से अपने बालों को सेट करके कोर्ट में जाना है। ये नहीं कि जनाब उठे हैं और कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं, जज साहब सलाम अलैकुम। दिस इज नॉट अ कोर्ट रूम स्किल। फिर दूसरी चीज कि कोर्ट रूम में आपने किधर खड़े होना है। राइट साइड पे खड़े होना है, लेफ्ट साइड पे खड़े होना है, पीछे खड़े होना है। अगर सीनियर के साथ हैं तो सीनियर के साथ कैसे आपने पेश होना है, रीडर को कैसे बुलाना है, जज को कैसे आपने कॉल अप करना है। ठीक है, ये सारी कहलाती हैं कोर्ट रूम स्किल्स। ठीक है, और इसको एडवोकेसी एडवोकेसी स्किल्स भी कहा जाता है। सो ये बहुत सारी स्किल्स हैं। मैं एक सेशन में आपको सारा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो आपको यूनिफॉर्म परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका यूनिफॉर्म परफेक्ट नहीं, तो आप बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। बहुत सारे लॉयर्स को गालियां भी पड़ी हैं, जजेस ने गालियां भी दी हैं, फिजिकल मैंने देखा है गालियां दी हैं कि आप लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है ना। सो कोर्ट रूम स्किल्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन दैट थिंग। नेक्स्ट है जी क्लाइंट ट्रस्ट। वही बात कि अगर आप चीज़ों को कॉन्फिडेंट रखेंगे, क्लाइंट को सुनेंगे, क्लाइंट की बात को समझेंगे, क्लाइंट को ट्रस्ट दिलवाएंगे, तो ही वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको केस दे। अगर आप क्लाइंट को ये कहेंगे ना, और बस ठीक है मैंने तुम्हारी बात सुन ली, फिर आना, फिर आना, मुझे केस दे जो, फिर आना, दिस इज नॉट अ वे। कभी भी क्लाइंट आपको अपना केस नहीं देगा। अगर आप क्लाइंट को ये कह दें जी तुम फिक्र ही ना करो, मैं देखता हूँ इस केस में ऐसी की तैसी कर दूंगा, दिस इज नॉट अ वे। ठीक है ना। क्लाइंट को आप हमेशा वो बात बताएं जो उस केस में होनी है। चाहे आपको, अगर आपके पास एक केस आता है आपको पता है उसमें बेल नहीं होनी, आप उसको सच बताएं कि जी इसमें बेल नहीं होनी। फिर भी अगर आपको फिर मैंने अक्सर देखा आप उसको सच बताएं, वो आप भी वकील करता है, उसे पता होता है क्योंकि इसने मुझे सच बात बताई है। ठीक है जी। लॉयर्स लाइफ किसके गिर्द घूमती है? लॉज, केस, फैक्ट्स,
कोर्ट रूम्स और लर्निंग। वकील की जिंदगी इन चार चीजों के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। हर वकील के ज़हन में क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग, उसको क्रिटिकल वे में सोचने वाला होना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर उसको क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना, इस बात पे ये बात करनी है, इस बात पे ये बात नहीं करनी। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छा वकील जब तक एक अच्छी स्पीच, एक अच्छी आर्गुमेंट, एक अच्छी बात करने वाला नहीं होगा, वो कभी भी एक अच्छा वकील नहीं बन सकता। तीसरे नंबर पे अटेंशन टू डिटेल। वो कोर्ट रूम में खड़ा है तो उसकी हर एक चीज पे अटेंशन होनी चाहिए। अगर वो बाहर खड़ा है तो उसकी अटेंशन उधर भी है। अगर वो रूम में है अपने तो उसकी हर जगह उसकी अटेंशन होनी चाहिए। तीसरे पे है उसकी इंटेग्रिटी। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलियंस एंड परसेवरेंस। सो दी ये आपका माइंड है। ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में हैं तो आप एक अच्छे वकील हैं। और अगर आप इसको बिल्ड नहीं कर रहे तो फिर आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। कल को आप ये कहेंगे जी हम एक अच्छे वकील नहीं बन सके, तो आपका वो अपना कसूर है, किसी का कोई कसूर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है जी, थैंक यू सो मच। काइंडली हमारा लीगल वर्ड लाइक करें। बाकी नाउ दिस इज अ सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर हैं तो यू कैन आस्क मी, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोर्ट रूम में अगर हम कंप्लेनेंट हैं तो किस साइड में खड़े हों, और अगर एक्यूज्ड हैं तो किस साइड पे खड़े हों, और वकील साहब जो कंप्लेनेंट की साइड में है वो किधर खड़ा हो, और एक्यूज साइड पे किधर खड़ा हम्म। दोबारा मुझे समझ नहीं आई, आपने खड़े होने की बात पूछी है? हो। हेलो। जी सर, मैंने बात की है कंप्लेनेंट और एक्यूज कहाँ कहाँ खड़े होंगे और उनके एडवोकेट्स कैसे खड़े होंगे। जी ठीक है। जी मैं आपको बता दूंगा। और भी किसी का अगर सवाल है तो काइंडली बता दें, तो क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन है, क्योंकि अभी ये सेशन क्लोज हो जाएगा, हम दोबारा लिंक जनरेट करेंगे। उस सेशन में आप सबको मैं आंसर्स दूंगा। और भी किसी का क्वेश्चन है तो मुझे पूछ ले, ताकि फिर मैं इकट्ठे सबको आंसर्स कर दूँ। किसी फीमेल का कोई क्वेश्चन है और तो दूसरा सर, क्लाइंट को किस तरह सेटिस्फाई किया जाता है। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आई एम मिसबा फ्रॉम पेशावर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लायर एक लायर कितने फील्ड्स में एक्सपर्ट हो सकता है? आई मीन क्रिमिनल या सिविल, जितनी भी फील्ड्स है, कितने फील्ड्स में वो एक्सपर्ट हो सकता है? कितनी देर में एक्सपर्ट हो सकता है? नो सर, कितने फील्ड्स में एक्सपर्ट हो सकता है, मतलब एक क्रिमिनल जो क्रिमिनल लायर होते हैं, सिविल लायर्स होते हैं, इस तरह जो सिविल केसेस फेस करते हैं या क्रिमिनल केसेस फेस करते हैं, इस तरह और भी जो फील्ड्स है, जी, तो इस कितने? सवाल का तो जवाब यही है कि अच्छा वकील वही है जो अपनी एक फील्ड पकड़ता है। ठीक है ना? जो हर फील्ड पकड़ लेता है ना, वो एक वकील है। एक अच्छा नहीं बन सकता, वो किसी में एक्सपीरियंस लॉयर नहीं बन सकता। सो हमेशा आपने कभी भी देखा होगा, जब आप वकालत में या बड़े लॉयर्स को देखते हैं, वो अपनी एक फील्ड पकड़ते हैं। चाहे वो क्रिमिनल पकड़ लें, सिविल पकड़ लें, उसके बाद वो वाली पकड़ें, क्या कहते हैं, कंज्यूमर पकड़ लें, उसके बाद स्पेशल लॉज की पकड़ लें, एनवायरनमेंट पकड़ लें। तो कभी भी एक फील्ड से ज्यादा फील्ड्स को वो नहीं पकड़ते। ठीक है ना? एक अच्छे लॉयर के लिए और अच्छा तरीकाकार भी ये कि आप एक ही फील्ड पकड़ें, उसमें ही प्रैक्टिस करें, उसको ही स्ट्रॉन्ग करें और उसमें ही एक्सपर्ट बनें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स मोर प्रेफरेबल, एलएलबी के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस या उसके बाद एलएलएम और फिर प्रैक्टिस? और अगर एलएलएम करना है तो बीइंग ए फीमेल कौन सी ज़्यादा सूटेबल फील्ड है, ज़्यादा मतलब लाइक किस में करना चाहिए और उसके बाद फिर कौन सी फील्ड परस्यू करनी चाहिए? जी इसका यही है कि
प्रैक्टिस, मेरी मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मेरी एडवाइस है आपको, प्रैक्टिस जब आप अपने लॉ के लास्ट ईयर में होते हैं आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। और फीमेल को किधर साइड पे जाना चाहिए, फीमेल्स को पाकिस्तान में तो पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर तो वो इतनी स्ट्रांग है कि वो प्रैक्टिस कर सकती है तो फिर प्रैक्टिस करे, नहीं तो वो जुडिशरी की तरफ चले जाए। और सर अगर एलएलएम करना चाहें तो कौन सी फील्ड में? फिर हम तो देखें, कभी आप आपकी वो इंटरेस्ट है ना, आप क्रिमिनल में करना चाहती हैं, इट्स योर इंटरेस्ट, इट्स नॉट माई इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप उसको परसू करें। आपका इंटरेस्ट क्रिमिनल में है तो क्रिमिनल में जाएं, अगर आपका इंटरेस्ट साइबर लॉज में है तो साइबर्स में करें, अगर आपका इंटरेस्ट स्पेशल लॉज में, एनवायरनमेंट में है, एनवायरनमेंट में करें, कॉरपोरेट में है तो कॉरपोरेट में करें। जी जो जुबैर भाई।